नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहद ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम के बारे में। आज हम बात करेंगे हिंदी मीडियम यूपीएससी के बारे में। आज हम इस हिंदी मीडियम के बारे में सारी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या कारण था कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम को लाना पड़ा। आखिर ऐसे क्या कारण है कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम का प्रदर्शन, हिंदी मीडियम वालों का परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से काफ़ी ज़्यादा पुअर रहा है, काफ़ी ज़्यादा खराब होने की स्थिति में रहा है। ऐसे तमाम सारे सवालों के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्या वो प्रॉब्लम है जो अभी भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे आज भी इसको फेस करते हैं, आज भी इसका सामना करते हैं। और हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको इस सारे प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है कि आपका भी सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी दुनिया का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम है। तो इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपके पास सही गाइडेंस, सही प्लानिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैनल के द्वारा मेरा एक छोटा सा कोशिश रहेगा कि आप सभी को मैं जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे यूपीएससी के इतिहास के बारे में कि ऐसा क्या कारण था कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम को लाना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हिंदी मीडियम के इतिहास के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उस वक्त सिविल सर्विस सिर्फ एक ही भाषा में ही कंडक्ट करवाया जाता था, वो था इंग्लिश। उस समय इंग्लिश भाषा में ही सिविल सर्विस का पेपर होता था। ये सभी बच्चों को पता होगा जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा 1979 तक हिंदी मीडियम का कोई भी भाषा नहीं था यूपीएससी में। मतलब 1979 तक हिंदी मीडियम था ही नहीं यूपीएससी एग्जाम में। उसके बाद क्या हुआ? आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई जी का गवर्नमेंट आया और इनके द्वारा कोठारी समिति का निर्माण करवाया गया। मोरारजी देसाई के द्वारा कोठारी समिति का निर्माण करवाया गया। अब कोठारी समिति में ये प्रस्ताव रखा गया कि इंग्लिश के साथ साथ, अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए, कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और हिंदी के साथ साथ और अन्य भाषा में भी यूपीएससी का पेपर कराया जाए। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब मोरारजी देसाई जी के बाद अब सरकार आता है वीपी सिंह का, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का। अब उस वक्त क्या हुआ कि जब मोरारजी देसाई जी का गवर्नमेंट था, उस समय जब इनके द्वारा ये चीज़ प्रस्ताव में पारित किया गया कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी वाले भी बच्चे आएंगे, उस दौरान, उस साल में यूपीएससी में एक भी हिंदी मीडियम वालों बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। इस चीज़ पर आप गौर करिए कि जब ये प्रस्ताव लाया गया कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे रहेंगे, उस दौरान जब एग्ज़ाम हुआ तो हिंदी मीडियम वालों बच्चों का एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद वीपी सिंह जी का गवर्नमेंट आता है। फिर इनके द्वारा लाया गया मंडल कमीशन। इनके द्वारा, एक मिनट, वीपी सिंह द्वारा लाया गया मंडल कमीशन, जैसा कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में मालूम होगा। अब इस मंडल कमीशन में यह कहा गया कि 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी को दिया जाएगा। अब जब 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं 27% बच्चे अब फिक्स हो चुके हैं। उसके बाद मंडल कमीशन के बाद सन 2000 में पहली बार भारत में ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हिंदी मीडियम वालों जो बच्चे थे, सन 2000 में हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे थे, उनका टॉप 10 में 2 रैंक हिंदी मीडियम वाले बच्चों का था। अब आप देख सकते हैं कि मंडल कमीशन से कितना ज़्यादा प्रभाव हिंदी मीडियम वाले बच्चों पर पड़ा। 1993 में जब मंडल कमीशन आया तो उस समय 27% जो था आरक्षण वो ओबीसी को दे दिया गया। उस दौरान से हिंदी मीडियम का बोलबाला धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सन 2000 में उस वक्त टॉप 10 में
टॉप 10 में 6 और 7th रैंक हिंदी मीडियम वालों का था। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। कहाँ पर हिंदी मीडियम का एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता था, कहाँ पर हिंदी भाषा यूपीएससी में था ही नहीं। और सन 2000 में यूपीएससी में टॉप 10 में 2 बच्चों का नाम था, वो भी हिंदी मीडियम का। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। और अब बात आता है सन 2002 की। सन 2002 में क्या हुआ कि यूपीएससी का जब रिजल्ट आया उस समय टॉप 100 में से 20 से लेकर 25 बच्चे सिर्फ हिंदी मीडियम के थे। अब आप सोच सकते हैं कि हिंदी मीडियम का बोलबाला मंडल कमीशन के बाद कितना ज़्यादा था, कितना अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, कितना अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। अब आइए बात करेंगे सन 2002 के बाद सन 2008 में। उस समय जो 3rd रैंक था वो हिंदी मीडियम का बच्चा ही था। अब आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम हमेशा टॉप 10 में ही रहा है। अब आप धीरे धीरे और आगे बढ़िए। अब आइए बात करेंगे सन 2010 में। उस वक्त 45% बच्चे, सन 2010 में 45% बच्चों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया। मतलब उस समय 45% बच्चों ने यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया। उसमें से 45% बच्चों में से लगभग 25% बच्चों का सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ और उसके बाद लगभग 14 से 15% बच्चों का सिलेक्शन फाइनल एग्जाम में हुआ, मतलब इंटरव्यू के बाद। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय सन 2002 के बाद से लेकर हिंदी मीडियम का काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। उसके बाद 2010 के बाद ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे यूपीएससी का स्तर जो था वो कम होने लगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब देखिए ऐसा क्या कारण था। सन 2011 में आपका आया सीसेट। अब इस दौरान क्या होता था कि सीसेट में रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ वगैरह ये सब चीज़ें पूछे जाते थे। उस समय सीसेट के आने के बाद हिंदी मीडियम वालों का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा और इसके चलते सन 2011 में और सन 2012 में इनका आंकड़ा सिर्फ 3.5 से लेकर 4% ही रहा। इससे पहले कहाँ उनका प्रदर्शन हमेशा 20 से 25% होना, हमेशा टॉप 10 में आना। लेकिन 2011 के बाद 2011 में जब सीसेट आया उस दौरान 11 और 12 में इनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा कम रहा। अब इसके चलते, इसको देखते हुए 2013 में कई सारे बच्चों ने देश के अलग अलग कोनों में इसका विरोध किया क्योंकि सीसेट का एग्ज़ाम होने से ज़्यादातर बच्चे वहीं पर रुक जाते थे। सीसेट का एग्ज़ाम होने से ज़्यादातर बच्चे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। इसके चलते हिंदी मीडियम का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। ये हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम होने का सबसे बड़ा कारण इस समय था सीसेट, जिसका विरोध उस समय देश के हर एक कोने में होता था। क्योंकि सीसेट के आ जाने से इंग्लिश मीडियम और बीटेक, मेडिकल जैसे स्टूडेंट का अच्छा खासा बोलबाला होने लगा और हिंदी मीडियम वालों का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम 2013 में ये देखते हैं कि इनका फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 2.5% पर ही रुक गया, जो कि बेहद चिंताजनक विषय था। उसके बाद 2014 में सीसेट को एकदम क्वालिफाइंग कर दिया गया कि सीसेट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका मेंस का पेपर होगा, उसके बाद ही आपका दूसरा पेपर चेक होगा। अब 2014 के बाद कहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों का 2010 में यूपीएससी प्रीलिम्स में 45 से 50% बच्चों का सिलेक्शन होता था, वहीं पर 2014 में उन्हीं सारे बच्चों का सिलेक्शन अब 13% पर ही आके रुक गया। यहीं पर ही इनका सारा सिलेक्शन सिमट गया। सिर्फ 13% बच्चे ही यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते थे। ये उस समय सबसे बड़ा मुद्दा था यूपीएससी हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। उस समय ये सबसे गंभीर पूर्ण विषय था। उसके बाद देखते देखते क्या हुआ कि 2016 में एक समय ऐसा आया कि सिर्फ 2% बच्चों का ही सिलेक्शन यूपीएससी हिंदी मीडियम में होता था। अब आइए हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, क्या क्या हुए उनके साथ कि उनका धीरे धीरे प्रदर्शन
परफॉर्मेंस 2010 के बाद से धीरे धीरे कम होने लगा, और इन सभी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन भी जानेंगे, ठीक है। अब आइए हम बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में यूपीएससी हिंदी मीडियम का क्या परफॉर्मेंस रहा है, इनका रिजल्ट क्या है पिछले 10 सालों। फिर उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ये खराब प्रदर्शन होने के क्या क्या कारण थे। 2010 के बाद ऐसे कौन कौन से कारण हुए हैं कि इनका 2010 के बाद इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा लो हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पुअर हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि 2013 से लेकर 2022 तक इनके क्या प्रदर्शन रहे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 2013 से लेकर 2022 तक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं 2013। ये वो साल था उस वक्त कि हिंदी मीडियम का प्रदर्शन बेहद ही खराब था। उस समय 107वां जो रैंक था यूपीएससी में 2013 में, 107वां रैंक वो हिंदी मीडियम वालों बच्चों का वो उस समय टॉपर था। अब आप सोच सकते हैं कि 107 से लेकर मतलब 1 से लेकर 106 तक, एक मिनट, 1 से लेकर 106 तक, 106 रैंक तक इसमें कोई हिंदी मीडियम का बच्चा था ही नहीं। ये सोच सकते हैं कि आप कितना चिंतापूर्ण ये बातें थी। और 2013 में उस वक्त टोटल 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें सिर्फ एक बच्चा आईएएस ऑफिसर था। ये आप देखिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं 2014 में। इसमें सिर्फ 5% बच्चों का सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी हिंदी में। 2014 में सिर्फ 5% बच्चों का सिलेक्शन होता था। इससे पहले जब आप 2010 में जाएंगे, उस समय क्या था कि उस समय 45 से 50% बच्चे सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करते थे, और टोटल फाइनल रिजल्ट 20 से 25% सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के हाथ में आता था। अब क्या हुआ कि 2014 में ये सिर्फ 5% पर ही सिमट गया, और उस समय हिंदी मीडियम के जो टॉपर थे उनका नाम था निशांत जैन, जो कि बहुत सारे बच्चे इनके बारे में जानते होंगे। उस समय उनका रैंक था 15। अब आइए आगे बढ़ते हैं 2015 के बारे में। अब 2015 में जब आप आएंगे, उस वक्त टॉप 100 में से सिर्फ 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था हिंदी मीडियम से। अब आइए बात करेंगे 2016 के बारे में। उस वक्त टॉप 50 में सिर्फ 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था हिंदी मीडियम से। अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हिंदी मीडियम का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा था, लेकिन पिछले के मुकाबले काफ़ी कम था। लेकिन 2010 के बाद से धीरे धीरे इनका स्तर अब बढ़ने लगा था, क्योंकि पहले टॉप 100 में नहीं थे, उसके बाद में टॉप 100 में आए, अब टॉप 50 में आ गए। अब आइए बात करेंगे 2017 के बारे में। ये साल बहुत ही ज़्यादा खराब था हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। उसमें क्या हुआ कि जो 2017 में 146वां जो स्थान था वो यूपीएससी हिंदी मीडियम का टॉपर था। 2018 में इसका प्रदर्शन तो और भी ज़्यादा खराब हो गया। 2018 में हिंदी मीडियम के जो टॉपर थे उनका रैंक था 337 और 339। जो हिंदी मीडियम के पहले टॉपर थे उनका रैंक था 337 और दूसरे टॉपर का 339, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब था। अब आइए बात करेंगे 2020 के बारे में, क्योंकि 2019 में इनका प्रदर्शन और भी ज़्यादा खराब था। अगर हम 2020 के बारे में बात करें तो उस वक्त 121, 246, 387, 372, 471, 533 और 683 और 400 ये सारे रैंक थे जो यूपीएससी के उस दौरान टॉपर थे। अब आप देख सकते हैं कि टॉप 100 में किसी का भी नाम नहीं था। इनका ठीक प्रदर्शन 2014 में ठीक ठाक था। आप पिछले साल के मुकाबले 2013 के मुकाबले 2015 में 2014 से थोड़ा ठीक था, 2016 में 2015 के मुकाबले थोड़ा ठीक था, लेकिन 2016 के बाद 2017, 18, 19, 20 का प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा खराब था। अब आइए बात करेंगे 2021 के बारे में। ये हैं रवि सिहाग। ये ऐसे स्टूडेंट थे, ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट थे कि रवि सिहाग ने ये संभव कर दिया कि अगर आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, अगर आपके पास आईएएस ऑफिसर बनने का जुनून है तो आपके लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा
मायने नहीं रखता। जी हाँ दोस्तों, 2021 में इनका स्थान था 18वां। सोचिए कितना अच्छा रैंक था। और 2021 में आप 50वां स्थान भी हिंदी मीडियम वालों का ही था। तो 2021 में आते आते हिंदी मीडियम वाले बच्चों का प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा और पिछले कई सालों के मुकाबले। और रवि सिहाग जी ने ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास जुनून है तो आपके लिए कोई भी भाषा मायने नहीं रखता। इनका स्थान 18वां था। तो दोस्तों ये तो था कि पिछले 10 सालों का क्या क्या प्रदर्शन रहा। अब बात करने वाले हैं कि क्या क्या आखिर क्या क्या प्रॉब्लम थे। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करेंगे मेन कारण कौन से थे जिसके वजह से यूपीएससी हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस, हिंदी मीडियम जितने भी स्टूडेंट थे उनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा लो था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका सीसेट। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि सीसेट 2011 में आ चुका था। इसके कारण ये हुआ कि हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे थे, ज़्यादातर बच्चों का परफॉर्मेंस प्रदर्शन इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लो होता गया। और साथ ही साथ 2011 के बाद 2011 से आर्ट्स बैकग्राउंड के अलावा जैसे कि बीटेक, मेडिकल सेक्टर और भी जितने भी अलग अलग बैकग्राउंड हैं, उन बच्चों का दबदबा धीरे धीरे 2011 के बाद बढ़ने लगा। तो जहाँ पर हिंदी का दबदबा धीरे धीरे कम होने लगा, वहीं पर आर्ट्स के अलावा और भी बैकग्राउंड जैसे कि साइंस, मेडिकल और बीटेक के बच्चों का दबदबा धीरे धीरे यूपीएससी में बढ़ने लगा। तो मेन कारण था 2011 में सीसेट आने का, जो कि इसका भी बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था। बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, जो है आपका सिलेबस चेंज। 2013 में यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था, जिसके कारण हिंदी मीडियम बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। 2013 में ऑप्शनल के साथ साथ जीएस पेपर में भी चेंज हुआ और उसके साथ साथ इंटरव्यू के नंबर में भी काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिला। तो पॉइंट नंबर 3 में है आपका जीएस 4। अब 2013 से पहले जीएस 4 नहीं होता था, मतलब आपका एथिक्स का पेपर इससे पहले नहीं होता था। जीएस 4 को 2013 के बाद से जोड़ा गया। सबसे ज़्यादा यहीं से हिंदी मीडियम वाले जितने बच्चे थे उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि जीएस 4 के लिए हिंदी में कंटेंट मिलना, हिंदी में सोर्सेज मिलना बहुत ही कम हो गए थे और इंग्लिश में इसके सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 4, जो कि है आपका ऑप्शनल पेपर। 2013 से पहले ऑप्शनल 2 हुआ करते थे और हर एक ऑप्शनल 600 नंबर हुआ करता था, मतलब 1200 नंबर का सिर्फ आपका ऑप्शनल ही हुआ करता था। अगर आपने अपना ऑप्शनल का पेपर अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन होना तय है और आपका अच्छे रैंक से सिलेक्शन होना तय था। लेकिन 2013 और उसके बाद में ये किया गया कि 2 ऑप्शनल को हटा के एक ऑप्शनल कर दिया गया। सिर्फ एक सब्जेक्ट का ऑप्शनल होगा और इसका नंबर 1200 से घटाकर 500 कर दिया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि जीएस 4 जोड़ा गया और ऑप्शनल में 2 सब्जेक्ट का ऑप्शनल को रिमूव कर सिर्फ एक सब्जेक्ट का ऑप्शनल रखा गया और 1200 से 500 पर इसका नंबर कर दिया गया। अब वही बात हम बात करेंगे इंटरव्यू में। 2013 से पहले इंटरव्यू का नंबर होता था 300, जो कि अगर किसी बच्चे ने इंटरव्यू में बढ़िया नंबर आ गया उसका, तो उसका सिलेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा तय होता था। लेकिन इसको घटाकर इसमें 25 नंबर कम करके इसको 275 नंबर कर दिया गया था। जो मैं बात बोल रहा हूँ शायद आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो है आपका टेस्ट सीरीज। अब देखिए, ये मैं 2013 के बाद का सारी बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो यूपीएससी का जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, ज़्यादातर टेस्ट सीरीज आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे और हर एक प्रकार के, हर एक कोचिंग का हर एक कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। ज़्यादातर इंग्लिश पर ही फोकस होता है, ठीक है। लेकिन हिंदी का टेस्ट सीरीज आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब तो फिलहाल मिलने लगे हैं, लेकिन इंग्लिश के कंपेयर में बहुत ही कम, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज में हर एक कोचिंग अपना टेस्ट सीरीज इंग्लिश की तरफ ही बढ़ाता है, हिंदी की तरफ काफ़ी कुछ कम है। तो एक कारण ये भी था कि टेस्ट सीरीज का ना मिलना, जिसके कारण हिंदी मीडियम बच्चों का काफ़ी ज़्यादा लो परफॉर्मेंस रहता था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज। अब जैसा कि मैं अभी आगे बता चुका हूँ, मतलब पीछे मैंने इसके बारे में अच्छे से जिक्र किया था कि स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज जो होते हैं, देखिए बुक तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी पब्लिकेशन का जो बुक होता है वो इंग्लिश में भी आएगा, साथ साथ हिंदी में भी वो मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सिर्फ बुक पढ़कर अगर आप सोचें कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक गलत धारणा है। आपको बुक के अलावा और भी कई चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो इसमें क्या होता था कि बुक के अलावा और भी चीज़ें, जितनी भी स्टडी मटेरियल सोर्सेज होते थे, वो हिंदी में बहुत ही कम मिलते थे, और अगर मिलते भी थे तो उसका जो कंटेंट होता था, जो उसमें सोर्स होते थे, वो उतना पावरफुल या इतना हेल्पफुल नहीं होते थे जितना इंग्लिश के होते थे। तो एक कारण ये भी था कि स्टडी मटेरियल और सोर्सेज का सही तरीके से न मिलना। और अभी भी अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इंग्लिश का कंटेंट, इंग्लिश के सोर्सेज कहीं ना कहीं हिंदी से ज़्यादा है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे न्यूज़पेपर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सारे न्यूज़पेपर इंग्लिश में आते हैं। अब हिंदी मीडियम का बच्चा अगर भाई करे तो क्या करे। अब यही दो पेपर ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फिलहाल द हिंदू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस तो अब कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, लेकिन उससे पहले द हिंदू बहुत बेस्ट माना जाता था। न्यूज़पेपर का हिंदी में ना होना और हिंदी में हो मिलता भी है तो वो न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए कोई विशेष रूप से हेल्पफुल नहीं होता है। तो न्यूज़पेपर, जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर न्यूज़पेपर का कितना बड़ा रोल होता है यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में। तो न्यूज़पेपर का सही तरीके से ना मिलना, ये भी एक कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट होता था, और अभी भी है ये। नेक्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर। अब देखिए, आपको मार्केट में अब तो फिलहाल काफ़ी कुछ मिलने लगा है। आज से आप 6-7 साल 8 साल पहले जाएंगे तो करंट अफेयर के काफ़ी कुछ सोर्सेज हिंदी में बहुत कम मिलते थे। इंग्लिश में इनका बोलबाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, और इंग्लिश में करंट अफेयर मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। अब फिलहाल मार्केट में आपको हिंदी इंग्लिश मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान से हर चीज़ को देखेंगे तो इंग्लिश में हर एक सोर्स स्टडी मटेरियल, चाहे वो फिर न्यूज़पेपर हो या फिर करंट अफेयर, ज़्यादातर इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलता होगा। तो ये था कुछ पॉइंट, मेन कारण। अभी आगे और हम बात करने वाले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें लिखा है कि कंटेंट की कमी। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आपके पास नॉलेज, आप चाहते हैं नॉलेज को गेन करना, अगर आपके पास सही कंटेंट नहीं है, सही नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपना आंसर राइटिंग या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, कैसे उस चीज़ को आप लिखेंगे। आप बहुत कुछ चाहते हैं लिखना, लेकिन अब आपको 4000 वर्ड लिखना है एक पेपर में, और आपके पास अगर कंटेंट ही नहीं रहेगा तो आप क्या लिखेंगे 4000 वर्ड। और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है, हर एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में हिंदी में कंटेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, लेकिन अब कंटेंट हर जगह मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी जानते होंगे कि इंग्लिश का कहीं ना कहीं कंटेंट हिंदी से ज़्यादा ही होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, एक मिनट। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश। ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि अगर वो हिंदी मीडियम से हैं और कोई सामने वाला इंग्लिश मीडियम का है, तो वो सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इनसे ज़्यादा सुपीरियर है, उसके पास ज़्यादा कुछ कंटेंट है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। भले ही वो बच्चा उनसे उतना तेज ना हो, उतना उसके पास नॉलेज ना हो, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सबसे बड़ा फेयर, सबसे बड़ा डर यही होता है। आपको सबसे पहले अपना ये डर सबसे पहले आपको कम करना है। जिस दिन आपने ये डर कम कर दिया, आप वैसे ही आधा लड़ाई वैसे ही जीत जाएंगे। तो आपको ये फेयर, ये डर आपको कम करना है कि इंग्लिश मीडियम वाले ही सुपीरियर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूपीएससी ऐसा एग्जाम है कि यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज, किसी भी धर्म, जात, काला गोरा, किसी से भी कोई वो नहीं है। जो इंसान टैलेंटेड है वो यूपीएससी में सिलेक्शन ले लेगा। जैसे कि मैंने पीछे रवि सिहाग जी का नाम बताया था। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंडशिप रिच। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जो जिससे मान लीजिए कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से जरूर सुनिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है, उसके एक दोस्त और है, ये भी हिंदी है, एक और है, ये भी हिंदी है, ठीक है, तीनों हिंदी है। और अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है, एक ये, एक ये, एक ये, 3 इधर है, 3 इधर है, तो आपको ये नहीं करना है कि आप हिंदी मीडियम से, तो आप हिंदी मीडियम वाले ही आपके दोस्त रहे। ये जो डर है, ये जो आपके अंदर जो भी आप कह सकते हैं, अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप सबके साथ मिलजुल के रहिए। इससे क्या होगा ना कि आपको हर एक छोटी छोटी चीज़, जैसे देखिए, इनको आप इनके साथ रहेंगे तो आप इनसे इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी कर लेंगे, और ये आपके साथ रहेंगे तो इनकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हिंदी का भी पेपर होता है। आपको जैसे मालूम होगा, हिंदी का पेपर मीन्स ये हुआ कि एक लैंग्वेज कंपलसरी होता है, और ज़्यादातर बच्चे हिंदी ही लेते हैं, तो हिंदी को पेपर आपको देना जरूरी है। तो हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी का दोस्त नहीं बनाना है, आपको ऐसे भी दोस्त बनाने कि हिंदी के भी दोस्त रहें, इंग्लिश के भी दोस्त रहें, कि आपको आपस में नॉलेज, आपस में कोई भी स्टडी मटेरियल, कंटेंट शेयर करें, एक दूसरे से पूछें, बातचीत करें, ऐसा कुछ होना चाहिए। आप इनको कुछ बताएं, ये आपको कुछ बताएं, ठीक है। तो एक दूसरे के बीच में नॉलेज का शेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे आंसर राइटिंग प्रॉब्लम। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि आंसर राइटिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है। जब आप आंसर राइटिंग आप एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होते हैं और यूपीएससी का पेपर जब आता है, आपको जब आंसर राइटिंग लिखना होता है, उस वक्त आपके माइंड में जो कंटेंट होता है ना, वो जल्दी जल्दी आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को लिखने में 7 से 8 मिनट से ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं होता है। तो उस कम समय में आपको इतने सारे वर्ड लिखने होते हैं, वो भी शानदार तरीके से, और इतने कम समय में शानदार तरीके से लिखते समय आपके पास कंटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कंटेंट की कमी होने के कारण उनको आंसर राइटिंग लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। उनके पास कंटेंट नहीं मिलता था और हर एक आंसर राइटिंग को लिखने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता था। खैर अब ये चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो गई, लेकिन अभी आप सभी को हिंदी या इंग्लिश, आपको जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में तो आपके अंदर कंटेंट धीरे धीरे आने चाहिए खुद से। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कोचिंग की कमी। देखिए अब आप कहीं भी चले जाइए, इंग्लिश मीडियम का कोचिंग आपको ज़्यादातर मिल जाएगा। हिंदी मीडियम में कोचिंग है, जैसे दृष्टि का भी है, ध्येय IAS, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश पर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप ये देखने को आपको मिलेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं। हिंदी के कंपेयर में कोचिंग पर इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये भी कारण था कि जिसके वजह से 2013 के बाद 2011 के बाद बच्चों में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती थी, इसके कारण उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। देखिए पहले क्या होता था कि आज से 10 साल 15 साल पहले क्या होता था कि ज़्यादातर आर्ट्स के बच्चे ही यूपीएससी जैसे एग्जाम में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन क्या हुआ 2011 के बाद, खैर उससे पहले भी था, लेकिन 2011 के बाद एक ऐसा वक्त आया, ऐसा टाइम आया कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और अलग भी बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादातर इसमें आने लगे। तो इसके कारण क्या हुआ कि हिंदी मीडियम का धीरे धीरे परफॉर्मेंस कम होने लगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ज़्यादातर परफॉर्मेंस ज़्यादा होने लगा। बस यही कारण था और कुछ नहीं। अब आइए बात करेंगे, लास्ट है आपका वेब सीरीज एंड वीडियोस। अब देखिए क्या होता है ना, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। इस समय की मैं बात कर रहा हूँ 3-4 सालों से, 5 सालों से। वो उनको ये लगता है कि जो यूट्यूब पर जो भी इसमें दिखाया जा रहा है यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी वेब सीरीज, जैसे कि पीवीएफ का एक यूपीएससी एस्पिरेंट आया था, बहुत सारे बच्चे उसको देख के एकदम इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और उसको देख कर ही यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई साहब, आपको कभी भी आपको जोश में काम नहीं लेना है। यूपीएससी कोई युद्ध नहीं है, जैसे कि बहुत सारे टीचर हैं आपको ये बोलते हैं कि ये एक युद्ध है, इसमें आपको जंग लड़ना है, लड़ाई लड़नी है। ऐसा कुछ नहीं भाई, कहीं पर भी कोई भी आपको कदम लेना है, आप आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं, आपको कोई भी काम जोश से नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी वेब सीरीज है, कोई भी चीज़ है, तो उसको देखकर जोश जोश में एग्जाम की तैयारी नहीं करना है। अपने आप को देखें समझे, उसके बाद ही उस क्षेत्र में जाएं। अब आइए बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में, कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या कमी है। अब बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इंग्लिश का डर कम कर देना है। अपने दिमाग से इस बात को आपको निकाल के फेंक देना है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही यूपीएससी जैसे एग्जामों में बाजी मारते हैं। ये डर आप जिस दिन कम कर देंगे, या फिर ये डर जिस दिन अपने दिलो दिमाग से बाहर कर देंगे, आप वैसे ही और सभी से आगे हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये कम करना है। दूसरी बात है सीसेट। अब देखिए आप क्लास 8th में रहे होंगे, 10th में, 12th में, कहीं ना कहीं आपको मैथ इतना तो मालूम होगा, रीजनिंग इतना मालूम होगा। अगर आपका गोल, आपका सपना इतना बड़ा है, अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जामों के लिए 20 से 25 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ सकते हैं एकदम डीपली, अच्छे तरीके से, एकदम मोटी मोटी बुकें, तो आप एक छोटा सा सीसेट के लिए क्या आप अपने गोल को छोड़ देंगे, क्या आप अपने ड्रीम को छोड़ देंगे? आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए जहाँ पर आप 20 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 10 से 15 बुक पढ़ते हैं, वहीं पर आपको छोटा सा मेहनत करना है सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको ये बहाना नहीं लेना चाहिए कि एग्ज़ाम में अब सीसेट आ गया इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं तो हो जाता है। ये सबसे बड़ा बहाना है। आपको सीसेट एग्ज़ाम से नहीं डरना है, इसको आपको फेस करना पड़ेगा। और ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि सीसेट आ जाने के कारण यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, नहीं तो हो जाता है। ये बहाना है। ये छोटा सा एग्ज़ाम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होना है। ये आराम से आप चाहेंगे तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इसको पढ़ के आप एग्ज़ाम को बढ़िया से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, इंग्लिश यूज डेली लाइफ। देखिए बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि इंग्लिश मुझे नहीं पढ़ना है, मैं हिंदी से ही बन जाऊँगा। देखिए आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, आप कहीं पर जाएंगे, कहीं पर भी, तो कहीं ना कहीं आप उस क्षेत्र के, ठीक है, एक आइडियल रहेंगे, लोग आपको देखेंगे उसी नज़रिए से। तो आपको इंग्लिश आपको अपने डेली लाइफ में यूज़ करना, आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते। अगर आप हिंदी मीडियम से बनकर
आईएएस ऑफिसर अगर आप बन भी जाते हैं तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, इतना कंपलसरी है। बोलना थोड़ा बहुत, थोड़ा इंग्लिश समझना लिखना इतना आना चाहिए आपको। और आप जहाँ पर आप 20 से 25 सब्जेक्ट आप पढ़ ले रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आना चाहिए। इंग्लिश से डर नहीं कर रहे हैं आपको। जिस दिन आपने इंग्लिश से डर गायब कर दिया उस दिन आप आधी लड़ाई वैसे जीत जाएंगे। तो आपको इंग्लिश से डर को गायब करने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश वर्ड यूज़ करना है अपने लैंग्वेज में। अपने दोस्तों के साथ अपने कहीं पर भी जाएं तो एक दो वर्ड, जैसे कि अगर आपने कोई सेंटेंस बोला, इसमें लगभग मान लीजिए 10 वर्ड हैं, तो 10 वर्ड में से 2 वर्ड आपको इंग्लिश कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहिए। इससे आप इंग्लिश का जो फेयर है वो कम हो जाएगा, इंग्लिश का डर आपके साथ एकदम कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट, कॉन्फिडेंस। आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है। जैसे कि मैंने ये बताया था कि आपको ये नहीं सोचना है कि इंग्लिश वाले बच्चे हमेशा आगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे आगे हैं। हिंदी भाई, हिंदी वाले तो आगे हमेशा ही रहेंगे। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि 2000 में 6 रैंक और 7 रैंक हिंदी वालों का था। तो आप किसी से कम नहीं हैं। बस आपको अपने अंदर का ये फेयर एकदम कम करना है। और ये 5वां पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी इसके पीछे बात किया कि आपको हिंदी के साथ इंग्लिश वाले दोस्तों के साथ भी रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको नॉलेज का क्या कहते हैं ना, नॉलेज ट्रांसफर होगा एक दूसरे से। इंग्लिश वाला हिंदी सीखेगा, हिंदी वाला इंग्लिश सीखेगा। तो ऐसे फ्रेंड्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपस में नॉलेज एक दूसरे को आप दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल दे सकते हैं। अगर हिंदी वालों के पास थोड़ा सा कंटेंट की कमी है तो एक दूसरे से आप ले सकते हैं, ठीक है। वीडियोस, आपको वीडियोस देखने हैं। जैसे देखिए, आपको सिर्फ हिंदी वीडियोस मत देखिए जिसमें सिर्फ हिंदी ही लिखा हो। ऐसे वीडियोस देखिए जो इंग्लिश में लिखा हो लेकिन हिंदी में समझाते हैं। आपको दोनों लैंग्वेज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप एक लैंग्वेज लेकर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी में जो 9 पेपर होते हैं मेंस में, उसमें एक पेपर इंग्लिश का होता है कंपलसरी। तो भाई इंग्लिश का पेपर आपको देना ही पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आना चाहिए आपको। आप आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं भाई। एक पॉइंट और है, नॉट ओनली हिंदी फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ बताया सेम चीज़। और आपको हिंदी प्रैक्टिस आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी मीडियम, आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, इंग्लिश को लिखना आसान है। अगर आप एक पेज ऐसे है, इसमें 150 वर्ड लिखना है, तो मान लीजिए इंग्लिश बच्चे को लिखने में 5 मिनट लग रहा है, तो हिंदी को 6 से 7 मिनट लगेंगे, ये श्योर है। तो आपको अपना थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। वैसे तो फिलहाल चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। और आपके पास रियल मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं जहां पर 20 से 25 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, क्या वहां पर आप छोटा सा सीसेट का पेपर नहीं क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे क्या? आपको इन छोटे छोटे चीज़ों से नहीं डरना है, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। या वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।